Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our very new topic that is state of matter. गाइज स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग अपना पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी आपके स्टेट ऑफ मैटर में 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इन सॉलिड लिक्विड गैसेस के बनने में आपके कुछ फोर्सेस काम करते हैं। प्यारे बच्चे, आज हम उन्हीं फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। बच्चे, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो क्लास 11th में हम लोग लिक्विड और गैस स्टेट को पढ़ेंगे, जबकि सॉलिड को हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो बच्चे, आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लिक्विड और गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन को, डिफरेंट डाइपोल इंटरेक्शंस को, मतलब आप देखिएगा कितने टाइप के आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ने वाले हो। तो ये होगा हमारा आज का सेशन। आने वाले सेशंस में हम लोग गैशियस लॉ को, यानी बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, गैशियस लॉ को पढ़ेंगे। साथ में काइनेटिक एनर्जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे। डेविएशंस की बात करेंगे, रियल गैसेस के बिहेवियर की बात करेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और वेपर प्रेशर पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चे, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? बच्चे, जब हमारी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं। उनके बीच में सिर्फ वाइब्रेशन के लिए एक मल्टीपल प्लेस होता है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस जिस पर वो वाइब्रेट कर पाते हैं। जबकि अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का फोर्स, मॉलिक्यूल्स का फोर्स जो होता है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है, जिसकी वजह से जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट कर पाते हैं, ज़्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं। क्लियर? अब इतनी सी बात तो बहुत बेसिक सी हो गई कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। गैस लिक्विड के थोड़ा सा कम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं और ये अपना लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वहीं पर अगर बात करें गैसियस स्टेट की, तो यस गाइस, इसमें वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत वीक होता है, एंड इसकी वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, एंड इन्वायरमेंट में या फिर जिस वेसल में उसको कलेक्ट किया गया है उसमें जिगजैग मोशंस करते रहते हैं। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो गाइस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इट कुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट कुड बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। किसके बीच में? 2 पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्ट करने के लिए ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, जो कि एटम और मॉलिक्यूल को या तो क्लोजली बाउंडेड करता है या फिर रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब उनको दूर लेकर जाता है। क्लियर? अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकते हैं, कौन कौन से वो आपके फोर्सेस हो सकते हैं जो एटम और मॉलिक्यूल को टाइटली बाउंडेड किए हुए हैं, कौन कौन से ऐसे फोर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा एटम या मॉलिक्यूल टाइटली बाउंडेड नहीं है। क्लियर? This term does not include the electrostatic forces। जो आपका ये टर्म है ये क्या इंक्लूड नहीं करता प्यारे बच्चे? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंक्लूड नहीं करता। दैट एग्जिस्ट बिटवीन द 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ये आपके 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? एंड द फोर्स दैट होल्ड एटम ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर, जो कि आपके एटम मॉलिक्यूल के एटम को टाइटली होल्ड करता है, एक दूसरे के साथ होल्ड करता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो एक बार फिर से सुनो, द टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आयन। गाइज इमेजिन करो
कि कोई आपका एक आयन है A+ और कोई आयन है B+, तो इनके बीच में जो फोर्स आपका काम करेगा वो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने लिखा है दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसके बीच में काम कर रहा है, दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में काम कर रहा है। क्लियर, बहुत इजी सी बात है ना, इसको हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक चीज और सुनो, द फोर्स दैट होल्ड एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर, और ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन है या फिर निगेटिवली चार्ज आयन है, जब ये एक दूसरे के साथ क्लोजली आकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर एक प्रॉपर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो यस गाइस, इनके बीच में एक इंटरेक्शन काम कर रहा है, एंड वो इंटरेक्शन आपका कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट नहीं होता है। क्लियर, यस, दिस इज अ फोर्स बट नॉट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। नेक्स्ट देखो, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज, जो आपके अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं गाइस, ये आपके वॉन डर वाल फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। किससे, वॉन डर वाल फोर्स की तरह जाने जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैस, और जो कि आपके रियल गैस के डेविएशन को एक्सप्लेन करते हैं, किस, कहाँ से, फ्रॉम द आइडल गैस थ्रू दीज फोर्सेस, कहाँ से, आइडल गैस फ्रॉम दीज फोर्सेस। अब इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं, क्या लिखा है कि जो आपके, सॉरी गाइस जस्ट अ मिनट, कुछ आंख पे चला गया आई थिंक, ओके सॉरी, हाँ, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वॉन डर वाल फोर्सेस। जो आपके अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो आपके वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाने जाते हैं, हु एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेस। अब जो आप, जिसने आपके आइडल रियल गैस के आइडल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, कहाँ से, कहाँ से, इन फोर्सेस के थ्रू, वो आपका किसने एक्सप्लेन किया, वॉन डर वाल फोर्स ने। क्लियर, नेक्स्ट है, मतलब गैशियस का जो डेविएशन है, आइडल गैस का डेविएशन, रियल गैस का जो डेविएशन है, वो किसने एक्सप्लेन किया, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। वॉन डर वाल फोर्स वेरी कंसीडरेबली इन मैग्नीट्यूड, जो आपका वॉन डर वाल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में वेरी करता है, एंड इंक्लूड डिस्पर्शन फोर्स एंड लंदन फोर्सेस, और जो कि आपके डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, ये सारे आपके जितने भी फोर्सेस है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड यस गाइज, आपका वॉन डर वाल फोर्स की बात करूं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल लंदन फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स, इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा वेरी करता है। क्लियर, नेक्स्ट है अ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, वो क्या है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप बता दो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट का, तो आप क्या बताओगे गाइस, हमेशा ध्यान रखना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका इंटरेक्शन है वो है क्या, वो क्या है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, और इस पे लगा दो आप एक पॉइंट यानी इम्पॉर्टेंट, कि ये आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट देखो गाइज, नेक्स्ट कह रहा है ओनली अ फ्यू एलिमेंट कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत मतलब आपके कुछ पर्टिकुलर ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं
जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देयरफॉर इज ट्रीटेड विद अ सेपरेटेड कैटेगरी, और इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेटेड कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। बच्चे अब सवाल आता है कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। टेक योर टाइम एंड कमेंट मी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो कि एलिमेंट्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करती है। टेक योर टाइम एंड आंसर मी, गिव इट 10 सेकेंड्स एंड प्लीज गाइस कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। हाँ जी बताइए बच्चे, इसके बारे में चलो डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर कोई एलिमेंट जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक एलिमेंट जो कि आपका हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा होगा कि भाई ये बात मुझे कैसे पता चली। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस वाले, जिनके बीच में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट, और इसी वजह से इन्हें हम सेपरेटेड कैटेगरी में रखते हैं। एट दिस पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन आयन एंड अ डाइपोल आर नोन एज आयन डाइपोल फोर्स। अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स या फिर अट्रैक्शन जो फोर्स है वो किसी आयन के बीच में, वो किसी आयन के बीच में और किसी डाइपोल के बीच में, है ना, और किसी डाइपोल के बीच में बन रहा है, तो गाइज ऐसे बनने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बनने वाले फोर्स को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड दीज आर नॉट वैन डर वाल्स फोर्स। एंड गाइज, ये जो आपके आयन डाइपोल फोर्सेस होते हैं ये आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं होते हैं। क्लियर? चले क्या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस। क्या होता है डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंदन फोर्स? चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। जो आपके एटम्स होते हैं और जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। दे हैव नो डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें आयनाइज किया जाए तो ये आयनाइज नहीं होते हैं। इसका मतलब इनमें कोई भी डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। देखो, हमारे बीच में इमेजिन करो कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और एक बहुत वीक है, तो जो आपका जो सोसाइटी होगी वो किधर शिफ्ट हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना। बिल्कुल वैसे ही जब आपका इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस आपके सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ बैलेंस्ड है ना, कहीं पर भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगा ही नहीं। बट अगर ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में आपका ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी आपकी एक साइड में ज़्यादा हो गई और दूसरे साइड में कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस आपका डाइपोल क्रिएट होगा। क्या होगा? आपका डाइपोल क्रिएट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि डाइपोल आपका वहाँ क्रिएट होता था जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में अनसिमेट्री पाई जाती है, यानी अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी हैव डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। तो बच्चे अब यहाँ पे क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यस उसमें किसी भी तरीके का डाइपोल मोमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? व्हाट अ डाइपोल may develop momently even in such a atom and molecule। जो आपका डाइपोल है वो आपका मोमेंटली किस में डेवलप हो सकता है बच्चे? वो इवन वे में या तो आपके एटम में हो सकता है और मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। मतलब आपका अगर सिमेट्रिकल है तो आप उसे अनसिमेट्रिकल बना के डाइपोल क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इमेजिन करो कि हमारे पास दो एटम है, एक है ए और दूसरा है बी। तो एक है एटम ए और दूसरा है बी।
इन दीज वेसिनिटी ऑफ ईच अदर, और ये क्या रखते हैं, अपनी क्लोज वेसिनिटी रखते हैं एक दूसरे के साथ, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सिमेट्रिकल है। इट मोस्ट सो हैपन मोमेंटली इलेक्ट्रोचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द एटम से ए बिकम अनसिमेट्रिकल। अगर किसी तरीके से हम इस एटम ए की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अनसिमेट्रिकल कर दें, क्या करें, अनसिमेट्रिकल कर दें। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमने क्या किया, एटम ए की चार्ज डेंसिटी को अनसिमेट्रिकल कर दिया, तो क्या होगा कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी है किसी एक पर्टिकुलर एटम पर, यानी चाहे आप बी को ले लो चाहे ए को ले लो, किसी एक पर्टिकुलर एटम पर ज़्यादा हो जाएगी, है ना। द चार्ज क्लाउड इज मोर वन साइड देन द अदर, तो क्या होगा, आपका जो चार्ज क्लाउड है वो किसी एक पर ज़्यादा हो जाएगा। एटम ए विद इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोर इंटरेक्शन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। जब आपने राइट हैंड साइड में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दी तो क्या हुआ, आपके ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थी वो ज़्यादा हो गई और जो आपकी बी की थी वो कम हो गई। इससे क्या होगा गाइज, इससे दोनों एटम्स के बीच में इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। एटम ए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या होगा, इसके बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, एटम बी विद द इंड्यूस डाइपोल, और एटम बी अपना इंड्यूस डाइपोल के साथ है, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी यहाँ पर ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, तो क्या होगा, इनका बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। दिस रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम ए। इससे क्या होगा, अचानक से आपकी एटम ए के ऊपर डाइपोल आ जाएगा, और जो ये डाइपोल क्रिएट होगा बच्चे, ये एक पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट होगा, यानी कि अगर आपने उस इफेक्ट को हटा दिया जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में चेंज आया था, तो यस आपका डाइपोल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपकी सिमेट्री खत्म हो जाएगी। क्लियर। अब ये जब अनसिमेट्रिकल होगा तभी तो आपके चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिस इंस्टेंटेनियस एंड द ट्रांजिट डाइपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अदर एटम बी, और ये जो आपके ए एटम पे अचानक से डाइपोल जो क्रिएट हुआ है वो आपके बी एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। क्या करेगा, ये ए का चार्ज डेंसिटी डाइपोल बी की चार्ज डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। दिस इज to it, and as a consequence of dipole is induced atom B, और यही आपके एटम B पर डाइपोल इंड्यूस्ड होने का कारण बनेगा। कौन सा, एटम A पर जो आपका डाइपोल है वो आपके एटम B के चार्ज डेंसिटी में एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो इनके बीच में डाइपोल में चेंजेस आया उसका कॉन्सिक्वेंसेस कौन बना, आपका एटम A। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेरी डाइपोल ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो आपके एटम है ए और बी, उनमें जो टेम्परेरी डाइपोल है वो क्या करेगा, एटम ए और बी को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली टेम्परेरी डाइपोल आर इंड्यूस इन मॉलिक्यूल ऑल्सो, और इसी वजह से, बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका ये टेम्परेरी डाइपोल है वो आपके मॉलिक्यूल्स में भी इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स में भी इंड्यूस्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय जर्मन साइंटिस्ट फिज लंदन। ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था प्यारे बच्चे, इसे सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट फिज लंदन ने प्रपोज किया था। एंड फॉर दिस सेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी डाइपोल इज नोन एज लंदन फोर्सेस। जो इनके बीच का टेम्परेरी डाइपोल है वो आपका लंदन फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लंदन फोर्स कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अनदर नेम ऑफ दिस फोर्स इज डिस्पर्शन फोर्स, और बच्चे इस फोर्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डिस्पर्शन फोर्स, जिसको कि हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि व्हाट इज लंदन फोर्स, तो डिस्पर्शन फोर्स एंड लंदन फोर्स आर इक्वल या फिर आर सेम। क्लियर।
These forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to the 6 power of distance between two interacting particles. ये जो आपका फोर्स है, कौन सा डिस्पर्शन फोर्स है, वो क्या है आपकी 1/6 पावर है. क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/6 पावर ऑफ द डिस्टेंस. डिस्टेंस की 1/6 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. मान लो ये दोनों पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में ये r डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/r की पावर 6 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर? These forces are important only at so short distance. ये जो forces है, लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर काम करता है. एंड their magnitude depend upon the polarizability of the particle. और जो इसका मैग्नीट्यूड है कि किस लेवल का आपका लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स काम करेगा बच्चे, ये डिपेंड करता है आपके जो पार्टिकल हैं उसकी पोलराइजेबिलिटी पर, ध्रुवणता पर, है ना, कि वो कितना अच्छा पोलराइज हो सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा डाइपोल फोर्सेस. व्हाट इज डाइपोल फोर्सेस? गाइस टेक योर 10 सेकेंड एंड आंसर मी. देखो, डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल. जो आपका डाइपोल फोर्स होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, एसेसिंग परमानेंट डाइपोल, और परमानेंट डाइपोल को बनाता है. क्लियर? एंड ऑफ द डाइपोल पॉजेज पार्शियल चार्जेस. जो आपके डाइपोल का जो एंड है वो क्या करता है? पार्शियल चार्ज को क्रिएट करता है. जैसे आपका HCl है, क्या है? HCl. तो बच्चे ये किस में कन्वर्ट होता है? H+ और Cl- में, है ना. इसका मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा. तो यस गाइज, अब इसमें क्या होगा? आपका पार्शियली ये पोलराइज हो गया या फिर डाइपोल इनमें क्रिएट हो गया. तो यस, ये जो आपका पार्शियल चार्ज है यही आपकी डाइपोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बच्चे, हम जो पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. और डेल्टा कैसे बनता है? ऐसे. क्लियर? नेक्स्ट, पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. जो हमारा पार्शियल चार्ज होता है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से कम होता है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब. क्लियर? नेक्स्ट देखो, द पोलर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द नाइबरिंग मॉलिक्यूल. जो आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं. जैसे कि आप पिक्चर इसमें देखो, पिक्चर ए में देखो क्या हो रहा है. ये एक मॉलिक्यूल है HCl, ये किसी अनदर HCl मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा. शोज अ इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि HCl है जिसका हमने डाइपोल दिखाया, पार्शियल H+ पार्शियल H नेगेटिव. फिगर बी में क्या दिखा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल HCl का ये है और दूसरा मॉलिक्यूल HCl का ये है. जब ये आपस में एक दूसरे के इंटरैक्शन में आए तो क्या हुआ? इनके बीच में डाइपोल इंटरैक्शन हुआ और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कर गए? इंटरैक्ट कर गए. तो यस, ऑप्शन आपको पहला पिक्चर क्या दिखा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है. सेकंड क्या दिखा रहा है? डाइपोल इंटरैक्शन दिखा रहा है. किसमें? दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंटरैक्शन दिखा रहा है. क्लियर? समझ में आया? जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर गए. कैसे? बिकॉज ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन. नेक्स्ट देखो, दिस इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्स. जो आपका ये फोर्स है डाइपोल इंटरैक्शन, ये आपके लंदन फोर्स से ज़्यादा इंटरैक्टिव है. डाइपोल इंटरैक्शन क्या है? ज़्यादा आपका है किससे? लंदन फोर्स से. क्लियर? बिकॉज ओनली पार्शियल चार्ज आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें पार्शियल चार्ज आपका इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट है गाइज, द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज. जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होता है. कैसे कैसे? जैसे जैसे फोर्स ऑफ डिस्टेंस बढ़ती जाती है. तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी. यानी डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स कम, फोर्स बढ़ा, डिस्टेंस कम. क्लियर?
नेक्स्ट देखो, द इंटरैक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो आपकी इंटरैक्शन एनर्जी है ना, जो आपका ई है वो भी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसमें, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। किसके लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आप चाहो तो आर पोलर लिख लो, ठीक। नेक्स्ट देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी जो है वो आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब की। एंड दैट इज बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द 10 की पावर 6। बट अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी कैसी है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R की पावर 6 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है, बिसाइड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरैक्ट बाय लंदन फोर्स ऑल्सो। जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स का, वो कैसे इंटरैक्ट किया जा सकता है, कैन इंटरैक्ट बाय लंदन फोर्स। ये आपके लंदन फोर्स से इंटरैक्ट किया जा सकता है। क्लियर। दस क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज दैट, तो आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है, द टोटल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीज। कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पोलर मॉलिक्यूल का वो बढ़ता जाता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पोलर मॉलिक्यूल्स में वो भी आपका बढ़ता जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्टिव फोर्स सेपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। इस तरीके का जो फोर्स होता है वो पोलर मॉलिक्यूल में सेपरेट हो जाता है, हैविंग परमानेंट डाइपोल, और जो कि आपका परमानेंट डाइपोल रखता है। द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल, और ये मॉलिक्यूल आपका परमानेंट डाइपोल रखता है। परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो आपका ये परमानेंट डाइपोल है ये क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल पर इंड्यूस डाइपोल करेगा और यह एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डाइपोल होगा बाय डिफॉर्मिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्राउड, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन क्राउड को डिफॉर्म करता है। हैव अ लुक दिस गाइस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो देखो ये आपका परमानेंट डाइपोल यानी एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका परमानेंट पोलर डाइपोल है यानी परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर देगा। दस एन इंड्यूस्ड डाइपोल इज डेवलप्ड इन द अनदर मॉलिक्यूल। समझ में आया। In this case also interaction energy is proportional to the R naught। तो जो आपकी इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है वो किसके इक्वल है, R naught के इक्वल है। R where R is the distance between two molecules, और जहाँ पे जो आपका ये R है वो क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस है। क्लियर, समझ में आया। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या हुआ कि आपका एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में आ रहा है, और जब एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर के इंटरेक्शन में आ रहा है तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो भी आपका इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, यानी उस पर भी इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड ऑन द डाइपोल मोमेंट। जो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो आपके डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट पर। प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल, जो कि आपके जिसमें आपका परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होता है। मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि इंड्यूस इंटरैक्शन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है, एक आपका पोलर मॉलिक्यूल एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो आपका इंड्यूस डाइपोल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उस मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है जिस पर ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है। क्लियर। एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और जो पोलराइजेबिलिटी है आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, उस पर मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो एक पोलर मॉलिक्यूल पर जो कि आपका जिसके पास ऑलरेडी डाइपोल है, दूसरा आपका उस पर डिपेंड कर रहा है जिसको डाइपोल मिलने वाला है, यानी जो आपका नॉन पोलर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसकी पोलराइजेबिलिटी पे कि जो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने पोलराइजेबिलिटी पावर है कि कितना वो पोलराइजेबल हो पाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, बताओ जल्दी से चलें क्या। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल ऑफ लार्जर साइज कैन बी इजीली पोलराइज। जो आपका मॉलिक्यूल है लार्जर साइज का, वो आपका क्या हो सकता है, इजीली पोलराइज हो सकता है। क्या हो सकता है, कैन बी इजीली पोलराइज, आसानी से पोलराइज हो सकता है। द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरैक्शन। जो अगर आपका हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, यानी पोलराइजेबिलिटी अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाए तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा पोलर क्वांटिटी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, है ना, ये इतना ज़्यादा अफेक्शन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन दिस केस ऑल्सो cumulative effect of dispersion force and dipole induced force of attraction exist। इस केस में क्या होता है, जो आपका cumulative force होता है dispersion force का, वो induced dipole interaction के साथ exist करता है। क्या करता है, induced dipole interaction के साथ exist करता है, या फिर dipole induced dipole interaction के साथ exist करता है। क्लियर? इस पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं। एक बार इसको रिकैप करते हैं कि क्या होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखो ये तो आपका रहा परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल जिसपे एक परमानेंट डाइपोल है। जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन में आता है तो गाइस ये परमानेंट डाइपोल नॉन पोलर या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर देता है। और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल कितना क्रिएट होता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि जो आपका परमानेंट डाइपोल है उसकी आपकी डाइपोल मोमेंट कितना है या फिर उसकी मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा, जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें कितनी पोलराइजेबिलिटी पावर है, यानी उसकी पोलराइजिंग पावर कितनी है। इन दो चीज़ों पर इसका इंटरैक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है गाइस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे हम अभी, और फिर इसके बाद लास्ट है हमारा इस लेक्चर का गैसियस स्टेट। तो बच्चे आराम से पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले तो मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे सारे मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी डाइपोल इंटरैक्शन का स्पेशल केस है। दिस इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल इन विच हाईली पोलर N बॉन्ड H, OH एंड HF मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। और ये आपका हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, जैसे कि NH में, OH में, HF में, इनके बॉन्ड्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। मैंने क्या बताया था कि जिस भी एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो कि एक स्ट्रांगली डाइपोल इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है। थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिगार्डिंग
एज बीइंग लिमिटेड टू NOF। जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में ही बनकर रह गई है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बट स्पीसीज सच एज क्लोरीन, और कुछ स्पीसीज जैसे कि आपका क्लोरीन में आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन भी एक ऐसा पर्टिकुलर स्पीसीज है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलोजूल मोल इनवर्स। जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी है वो आपकी किसने के बीच में लाई करती है, 10 से 100 किलोजूल मोल इनवर्स के बीच में लाई करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ अ क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपके कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट है एनर्जी के, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कंपाउंड। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए एक पावरफुल स्ट्रेंथ होती है, पावरफुल फोर्स है जो कि आपके मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट रखता है या फिर बाइंडेड रखता है। क्लियर। मतलब बहुत सारे ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ही उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर स्ट्रांगली बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द कोलम्बिक इंटरेक्शन। जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन है वो आपके किससे डिटरमाइन किया जाता है, बाय द कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है, या फिर किसी एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो गाइस, फॉलोइंग डायग्राम शोज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो आपका मैंने HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, तो हमारा H जिसके पास है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन है आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर यही इसी का दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा और क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हमारी कुछ पर्टिकुलर केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस्ड एज फॉर द ऑल अट्रैक्टिव्स। जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स की तरह डिस्कस किया जाता है, और मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन फोर्स भी एक दूसरे के साथ लगाते हैं। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर बॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट, जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन भी लगता है, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन लगता है, एंड दैट बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू मॉलिक्यूल कम टू प्ले। और जो न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियॉन्स हैं उनके और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अफेक्शन का भी फोर्स लगता है। यानी ये दो मॉलिक्यूल जब आपके पास आते हैं, फिर दो एटम आपके पास आते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए किसी भी दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों एक साथ ही लगते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन राइज वेरी रैपिडली। जो आपका रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है बहुत तेजी से लाई करता है, और एज द डिफरेंस सेपरेटिंग बाय द मॉलिक्यूल डिक्रीज, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ती जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। एज द रीजन लिक्विड एंड सॉलिड आर हार्ड टू कंप्रेस, इसी वजह से जो आपका लिक्विड है और सॉलिड है उनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इन थर्मल एनर्जी द मॉलिक्यूल टेंड टू कीप देम अपार्ट। थर्मल एनर्जी में क्या होता है, मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकते हैं। दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो थ्री रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के, वो आपके किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। क्लियर। व्हेन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर वेरी वीक, जब आपका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में क्लिंगिंग नहीं होती है, इंटरेक्शन नहीं होता, और वो अपने लिक्विड एंड सॉलिड
स्टेट में आपके रिड्यूस हो जाते हैं, थर्मल एनर्जी में अपने टेम्परेचर के साथ में ये अलग भी हो सकते हैं अगर प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। गैस डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेशन, बट जो आपकी गैस होती है वो आपकी कंप्रेशन पर लिक्विफाई नहीं हो सकती अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत क्लोजली बाउंडेड है, ठीक है। एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेट द मैक्सिमम, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम लेवल तक इंटरेक्शन को करता है। थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिड्यूस बाय द लोअरिंग टेम्परेचर, जो आपके थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है जब आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, और इसी वजह से जो हमारी गैस है वो आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है, ठीक है। प्रीडोमिनेंस ऑफ द थर्मल एनर्जी द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी सब्सटेंस 3 स्टेट डिपिक्ट्स एज, तो हमारे 3 स्टेट इससे पता चलते हैं, क्या क्या। पहला है गैस, गैस को लिक्विफाई करके आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को आप और ज़्यादा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर दूसरा प्रोडोमिनेंस क्या है, थर्मल, जब ये कॉल्स कब होता है, जब आपके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आता है, तब आपका गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ने पर। बट अगर अट्रैक्शन कम कर दिया जाए, थर्मल एनर्जी बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, तो आपका सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब गाइस ये है हमारा गैशियस स्टेट, और गैशियस स्टेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ गैशियस लॉज को, जिसमें कि प्यारे बच्चे अगर मैं अभी शुरू करती हूँ तो आपका गैशियस स्टेट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें कि हम लोग पहले कुछ एलिमेंट्स देखेंगे जो कि आपके गैशियस स्टेट को फॉलो करते हैं, फिर गैशियस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर सबसे पहला है हमारा बॉयल्स लॉ, जिसको बच्चे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी करते हैं तो ये सेशन लगभग 1.5 घंटे का चला जाएगा, तो हमें 1.5 घंटे का सेशन लेकर नहीं जाना है। तो यस गाइज, अभी के सेशन के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और हमारी फर्दर वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।